हेलो बच्चों। आज हम लोग आकांक्षा 40 का सेट वन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक की प्रैक्टिस डीपली तरीके से करने वाले हैं। और इसमें देखिए, ये मॉडल सेट से जो क्वेश्चन आया है, तो हम लोग चाहते हैं कि सेट के अलावा भी आपको एक बेसिक जो ज़रूरत है उसके लिए हम आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आया है उसके कंसेप्ट को हम अच्छे तरीके से समझें, ताकि और भी अगर इसके अंदर भी कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा 81 में, राइट द रोस्टर फॉर ऑफ द सेट, यानी कि यह जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह कहाँ से आया हुआ है? सेट से आया हुआ है। तो पहले आपको हम थोड़ी सी सेट की जानकारी देते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, सेट क्या है? ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, या आप इसे एलिमेंट्स कर सकते हैं, या अगर हम कहें अपनी भाषा में कि सेट का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेट क्या है, तो सेट का मतलब होता है आपस में एक जैसे चीज़ों का ग्रुप होना या उनका समूह होना ही हम क्या कहला सकते हैं, उसे सेट कहते हैं। देखिए बच्चों, सेट को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो एनी कैपिटल लेटर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी कैपिटल लेटर, ए बी सी, आप किसी भी कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग आप सेट को डिफाइन कर सकते हैं या कहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप आता है कि देखिए, सेट जो होते हैं ना, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है? किसी भी सेट को पहचानने का जो बेसिक तरीका होता है वो इसका कर्ली ब्रैकेट होता है, जो आप यहाँ भी क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो किसी भी सेट को एक कर्ली ब्रैकेट के तरीके, एक कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है और हम वहाँ समझते हैं कि कर्ली ब्रैकेट है यानी कि यह सेट है। तो अब दो तरीके से किसी सेट को पहचानते हैं। पहला तरीका जो आपका होता है, एनी कैपिटल लेटर से दिखाए जाते हैं, और दूसरा ये कर्ली ब्रैकेट आपके पास दिख जाता है, तो हम ये कह लेते हैं कि ये क्या है, हमारा सेट दिया गया है। और अब देखिए, किसी भी सेट को दिखाने के लिए हम लोग दो तरीके का उपयोग करते हैं। एक तरीका जो आप यहाँ देख रहे हैं, रोस्टर फॉर, और यह जो लिखा गया है इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर। तो आप बताएंगे कि सेट को दो तरीके से दिखाया जाता है। पहला जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर, और दूसरा जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर। देखिए बच्चों, ये बेसिकली 11 का टर्म क्वेश्चन है, लेकिन ये 10th में है तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग रखेंगे। अब ये देखिए, जब इसे हम सेट बिल्डर के अंतर्गत दिखाते हैं तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जाता है कि थोड़ा सा उसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, जबकि रोस्टर फॉर्म देखने के बाद आप सीधे सीधे समझ जाते हैं कि उस वर्ड के या उस क्वेश्चन के में बेसिकली किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है, यूज किया गया है ना। तो हम लोग वहीं से उसको हम रोस्टर फॉर्म में समझ जाते हैं। और रोस्टर फॉर्म के अंतर्गत देखिए, रोस्टर फॉर्म में एक खास बात होती है, या हम कहें तो सेट के अंतर्गत एक खास बात होती है, वो ये होती है कि कभी भी सेट में जो नंबर या जो वर्ड आ जाते हैं उसको फिर से दोबारा नहीं लाया जाता है। जैसे अगर हम इसको बता रहे हैं कि ये सेट बिल्डर में है, इसे रोस्टर में लिखना है, तो क्या करना है, रोस्टर में ध्यान देना है कि ये ए कैपिटल लेटर से हम तो दिखाएंगे ही, और सेट है तो इसे हम कर्ली ब्रैकेट से भी रखेंगे। तो जो चीज़ें आपके आ गई है उसे सिर्फ एक बार यूज करेंगे। जैसे मैं पहले इस बेटर को लिखने में क्या क्या यूज हुआ, बी यूज हुआ, ई यूज हुआ, टी यूज हुआ, देखिए फिर से टी हुआ, लेकिन हम नहीं लेंगे ना। ई यूज हो गया है, नहीं लेंगे क्योंकि मैंने उसे लिख रखा है, और फिर हम आर, और फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब मेरा देखना है कि क्वेश्चन नंबर 81 का कौन सा ऑप्शन है जो बी ई टी आर लिखा है। बिल्कुल ये ऑप्शन है हमारा पहला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू √3 इफ x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग का है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। देखिए, हम लोगों को 11 का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 11 का है, लेकिन समझना तो हमें 10th में ही है। तो कैसे समझते हैं? देखिए, tan x के बारे में आपने पढ़ रखा है। tan x क्या है? या tan x एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और tan x की आपको वैल्यू भी मालूम है कि कितने डिग्री पर कौन सी वैल्यू होती है। तो चलिए वहीं से आप शुरू करिए। देखिए, tan x इज इक्वल टू मेरा दिया है √3, यानी कि tan x में कितना का वैल्यू होता है √3? बिल्कुल tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब tan हम काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज करने होंगे। वो ये चेंज ये है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के अंतर्गत पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री। अब आपसे हम एक सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि ये जो 180 डिग्री है, इसे आप ऐसा क्या करेंगे कि ये 60 डिग्री हो जाए? तो आप बेसिकली कहेंगे कि सर इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बिल्कुल, यदि पाई का मान 180 है, 3 से डिवाइड करने के बाद ये 60 आ जाता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर क्यों ना हम पाई/3 लिख दें। तो यह जो आप x की वैल्यू देख रहे हैं, यह x की वैल्यू आप 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? पाई/3
3। तो यानी कि π/3 ऑप्शन आपके कौन से हो गए? ऑप्शन 3। देखिए थोड़ा सा इस पे और भी ज़्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहें तो देखिए ये क्या होता है कि इसके लिए एक रूल बनाए गए हैं। रूल ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे आप बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं सभी के सभी क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं ना। लेकिन जबकि अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट जैसा कि आपने देखा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं कि सिर्फ साइन जो होंगे ना वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी साइन का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप जब जाएंगे तो वहाँ सीधे सीधे टेन के जो भी वैल्यू आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू होती है वो सब क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी उसके आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, वो जब हम लोग 11 में करेंगे तो 11 में इसमें बहुत सारे डीपली अध्ययन करना है, तो हम लोग वहाँ भी इस पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो आप समझ गए 82 का ऑप्शन कौन सा होगा? आपका 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11 इस क्लास से आया हुआ रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मुझे समझ नहीं है, देखिए एक मुझे कमेंट आया था तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आपकी जो चीज़ पढ़नी है, ज़्यादा दिन तो अभी है नहीं, 6-7 दिन, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 6-7 दिन में आपके जो 8-10 जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग जैसे कल मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा और लाइव आकर के सारे सेट की तैयारी करूँगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 83, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ रूल होता है। ये जो आई देख रहे हैं ना, ये आई नहीं है बल्कि ये क्या है? आयोटा है। क्या है? आयोटा, IOTA, आयोटा। आयोटा को ही हम आई से रिप्रेजेंट किया करते हैं ना। अब देखिए ये क्वेश्चन में जो हमारे पास है आयोटा, इसमें देखो क्या करनी है हमें बच्चों, ये हमें क्या है कि जो वैल्यू दिए गए हैं उस पर वैल्यू का आप समझिए। आयोटा में आई का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा -1। अब हम I² की बात करेंगे। I² का मतलब है कि दोनों पर रूट चढ़ गया, तो रूट और I² का तो दोनों का दुश्मनी है, कट गया, क्या बचा? सिर्फ -1। तो I² की वैल्यू क्या होती है? -1। आई क्यूब की वैल्यू, अब देखिए आई क्यूब लिखनी है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं I² × I? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ रखा है a⁴ m × a⁴n जब रहे, मतलब दोनों नीचे आपस में रहे तो दोनों पावर को ऐड कर देना चाहिए। बिल्कुल, जब दोनों पावर को ऐड करेंगे तो देखिए I² की वैल्यू क्या होगी? -1। और जब ये I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? -I। जैसे अगर हम ऐसे कहें I4 की वैल्यू क्या होगी, तो इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। I² × I² करेंगे, I² की वैल्यू होती है -1 और फिर I² की वैल्यू हो जाती है -1। अब दो -1 मिलेंगे तो आपको मालूम ही है कि क्या हो जाएंगे? +1। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर हम I² का स्क्वायर कर दें तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो ये आपके तरीके हैं, जैसे भी आप इसे सोचना चाहेंगे वैसे आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए अब मूल बात पर आते हैं। I² को क्या हम -1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। I4 को हम 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये देखिए I6 है, इसे हमने क्या किया कि I4 × I² लिख दिया ना, प्लस I7 को भी हमने क्या किया? I4 × I³ लिख दिया, बटे 1 है ही मेरे पास। अब I² की वैल्यू क्या होती है? -1। हमने क्या लिख दिया? -1। I³ की वैल्यू हमने क्या निकाला था? -I। देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, है ना। अब मेरे पास क्या बचे? I4 × I², I4 × I³। आप देखिए I4 की वैल्यू तो हम जानते हैं कि क्या होता है? 1 होता है, तो 1 से I² मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ मेरा क्या बचेगा? I² ना, प्लस फिर I³ की बात करें तो I³ के भी वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है बच्चों? -1। तो I³ को हम लोग सीधे सीधे क्या लिख देंगे? सीधे यहाँ पर मेरा -1 ना, सॉरी -I, हाँ, और नीचे में हो गया -I। अब फिर यहाँ से हमारे पास हो जाएंगे I² -I बटे I, और I² की वैल्यू हम लोग ने पढ़ रखा है क्या होगा? -1। I² की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? -1। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे -1, ठीक है ना, और -I बटे में -I। अब थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्या जानकारी रखनी चाहिए? माइनस को हम कॉमन कर दें। अगर हम माइनस को करें तो क्या ये 1 + I बटे में -I हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो सिर्फ क्या बच गया मेरे पास? 1 + I बटे में
आयोटा। अगर ये देखें 1 प्लस आयोटा सिर्फ ये बचा तो हम अब क्या करो अब इसके बाद इस क्वेश्चन में अब हम कर सकते हैं कि इसे हम रेशनलाइज कर दें, ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अगर हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो मुझे ऊपर की एक वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि अभी आपने देखा कि 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा। अब देखिए इस आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर नीचे मिल जाएगा और ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा मिल जाएंगे ना। अब जैसे ही ये मिलेंगे, अब देखिए आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं -1, और आप जानते हैं नीचे में माइनस होता नहीं, माइनस को आप भेज दो ऊपर। अब देखो ऊपर जैसे ये जाएगा तो फिर आपके लिए एक फ़ायदा हो जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो अब आपके पास क्या होगा, -i इंटू 1 प्लस आई। अब देखिए इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -i माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या जानते हो, -1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो माइनस आयोटा प्लस 1। अब देखिए ऑप्शन में तो ऐसे है नहीं तो हम लोग क्या उलट के कर सकते हैं, 1 माइनस आयोटा। अब आप देखो आपके ऑप्शन कौन से आ रहे हैं, बिल्कुल अब सोचो आपके कौन से ऑप्शन सही होंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 84। क्वेश्चन 84 कोई खास नहीं है, बस सोचो। अब देखिए आपको देखने से क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि सर ये वाला साइन है ना, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। 3x प्लस 5 x माइनस 7। अब देखिए x को अब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 -7 -5। 3x माइनस 6 क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। -7 -5 -12 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो x क्या हो गया, -6 से छोटा हो गया। अब देखिए x की कौन कौन सी वैल्यू -6 से छोटी है, देखिए तो आपके ऑप्शन में देखिए -6 से छोटी -7 मानी जाती है ना, -7 हो जाएगी, -8 हो जाएगी, -7 -8 -9 दिख रहा है ना। तो हम लोग क्यों ना ऑप्शन सेकंड मार ले, जी बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्लियर है ना। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 85 लेते हैं। यह 85 आपके 10th क्लास का क्वेश्चन था, 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था एपी, वहीं से क्वेश्चन आया। क्या लिखा है, 7th टर्म। अगर किसी क्वेश्चन का 7th टर्म लिखा हुआ है एपी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं A7। A7 का मतलब होता है 34, ये क्वेश्चन के अंदर में जो दिया हुआ है। और A12 की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, 64। अब देखिए A7 को तो आप लिख सकते थे ना, A7 को क्या लिखा जा सकता है अपनी भाषा के अनुसार से, A7 को हम लिख सकते हैं A+60। A+60 इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 34। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और A12 था उसे हम लिख सकते थे ना, A+11D इज इक्वल टू 64। इसे हम इक्वेशन सेकंड ले लिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें कि सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए अगर हम इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो A तो मेरा कैंसिल हो गया, तो 11 में 6 गया तो -5D बचेंगे, और यहाँ -30 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, और D इज इक्वल टू मेरे से क्या मिल जाएंगे, 6। तो D के वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 6 हो गए। अब D के वैल्यू को हम क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो A1 में हमारा क्या था, A+11D, और D का वैल्यू क्या आया है, 6। तो A+11 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 64। तो A+66 इज इक्वल टू 64। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 माइनस 66। तो A की वैल्यू घट गए तो क्या हो गया, -2। अब देखिए तो मेरा क्या क्या मिल गया बाबू, सीधे सीधे A की वैल्यू जो मिली हमें वो दो चीज़ें मिल गई। A की वैल्यू हमें तो -2 मिल गई, और D की वैल्यू जो थी वो हमें 6 मिल गई। अब इसका यूज करके मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 10th टर्म। हमें इस क्वेश्चन के 10वें टर्म को चेक करना है। तो अगर हम 10वें टर्म की बात करेंगे तो A+9D की अगर हम बात करें तो A हमारा कितना है, -2 + 9 × 6। अगर हम -2 + 9 छक्के 54 में से 2 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 52। तो ये जो है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है, बिल्कुल। तो 85 आप क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए 86 क्वेश्चन है, इसेंट्रिसिटी यानी इलिप्स का क्वेश्चन है, रेडियन मेजरमेंट का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन थोड़े से डीपली नॉलेज के हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में या कल हम जो आपके साथ जुड़ेंगे फिर से, तो हम लोग कल एक लाइव स्ट्रीम जुड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर सारे सेट का हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके।